तुम क्लियरली कोई शक्ति नहीं रखते, लेकिन फिर भी पोजर बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मुझे इरिटेट करना चाहते हो? राघव ने मुकुल के बाल पकड़ लिए और उसे जैसे कोई मृत कुत्ता हो घसीटते हुए ले गया। राघव चलते हुए गाली देता रहा। मूल रूप से उसने सोचा था कि वह एक रैंक 5 सेलेस्टियल की शक्ति अनुभव करेगा। यही वजह थी कि उसने खुद को बर्फ में कैद होने दिया। फिर वह एक आइस एक्सपर्ट के हमलों को देखना चाहता था, लेकिन यह इडियट सच में सोचता था कि सिर्फ इस एक मूव से वह उसे हरा सकता है, और फिर से पोजर बनने लगा। राघव अब और सहन नहीं कर सकता था। अगर उसने और सहा तो वह पागल हो जाता। राघव के पास विशाल अनुभव था और उसने हर तरह के लोग देखे थे, लेकिन मुकुल का अस्तित्व उसे आश्चर्यचकित कर देता कि दुनिया कितनी विशाल है। सच में हर तरह के चमत्कार मौजूद है। उसने इस इडियट के साथ हाथापाई करने में रुचि खो दी थी, और वह इस बात को लेकर चिंतित था कि अपने क्रोध में गलती से उसे मार न दे। ऐसा करना बेकार होता। जब राघव उसे घसीटते हुए ले जा रहा था, काफी लोगों ने उन्हें देखा। पहले उन्होंने उसे तिरस्कार से देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिसे वो घसीट रहा है वो मुकुल है, तो उनके जबड़े लगभग जमीन पर आ गए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ओह, सच में एक आयरन हॉर्न स्केल्ड बुल है। जैसे ही राघव आगे बढ़ा, उसने एक मैजिकल बीस्ट को नाले का पानी पीते देखा। यह तीसरे रैंक का मैजिकल बीस्ट था। यह अभी मैच्योर्ड नहीं था, और जैसे ही उसने राघव को देखा, वो पलटकर भाग गया। लेकिन राघव ने एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया। छोटे भाई, इतनी जल्दी मत करो। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें एक गिफ्ट देगा, राघव ने हंसते हुए कहा। राघव ने मुकुल से उसकी सारी चीजें छीन ली और उसके बालों से उसे आयरन हॉर्न स्केल्ड बुल की पूंछ से बांध दिया। फिर उसने उसके हाथ बांध दिए ताकि वो हैंड सील्स न बना सके। फिर सोचते हुए उसने प्राइमल केओस स्पेस में रखी एक लंबी स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स निकाल ली। ये फीनिक्स क्राई एम्पायर की यादें थी। जब वो फीनिक्स क्राई छोड़ रहा था, तो उसे घर की याद आने का डर था, इसलिए उसने जाने से पहले कई स्थानीय चीजें खरीदी थी। उनमें से एक ये फायर क्रैकर्स थी। उस समय वो बेहद अमीर था और उसने सबसे हाई क्वालिटी वाले खरीदे थे। और सबसे हाई क्वालिटी से मतलब था जो सबसे ज्यादा नॉइज करता हो। मुकुल की कमर और पैरों के चारों ओर फायर क्रैकर्स लपेटने के बाद भी कुछ फीट बच गए। भाई जागो, चलो एक रोमांचक खेल खेलते हैं, राघव ने मुकुल के चेहरे पर थपथपाया। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने उसे जबरदस्ती जगा दिया। राघव, तुम अपनी ही परेशानी मांग रहे हो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। मुकुल ने जैसे ही अपनी स्थिति समझी, गरजते हुए कहा, फक, तुम्हारी बीमारी अभी भी ठीक नहीं हुई। समय है तुम्हारी दवा लेने का। राघव ने इधर उधर देखा और एक गर्म पाइल ऑफ स्टफ देखी। यह आयरन हॉर्न स्केल्ड बुल की ताजा उपहार थी। तुम झूठी बातें करने के शौकीन हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ डेलिकेसीज तैयार की है, राघव ने कहा। मुकुल का मुंह खोलकर डेलिकेसी डाल दी। मुकुल ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल यून राघव ने सील कर दी थी। वो अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, और राघव की मेहनत से उसका पूरा मुंह बुल क्रैब से भर गया। राघव अभी भी संतुष्ट नहीं था और एक बैट निकालकर उसे मुकुल के मुंह में डाल दिया। फिर धकेला और धकेला जब तक मुकुल की पेट खूल न गई। जब आखिरकार और कुछ नहीं डाला जा सका, तब वह रुका। नाले में जाकर हाथ धोते हुए उसने क्रोधित मुकुल को देखा। उसके माथे की नसें उभर रही थी, लेकिन अब वो राघव को धमका या गाली नहीं दे सकता था। चूंकि तुम्हें बुलशिट करना पसंद है, मैं तुम्हें फुल रखने में मदद कर रहा हूं। इस तरह जब तुम दूसरों को बुलशिटिंग करोगे, तो ये पहले से ज्यादा असरदार होगा। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, मैं केवल इतना ही कर सकता हूं। यह कहकर राघव ने आयरन हॉर्न स्केल्ड बुल को लात मारी, जिससे वह जाग गया। जैसे ही वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसकी पूंछ के पीछे एक्सप्लोसिव आवाजें गूंजने लगी, जिससे वह डर के मारे पागल हो गया। यह तुरंत भाग गया, मुकुल को पीछे घसीटते हुए। मूल रूप से शांत फॉरेस्ट तुरंत लाइवली हो गया जब फायर क्रैकर्स फूटने लगे, और डर के मारे आयरन हॉर्न स्केल्ड बुल भाग खड़ा हुआ। वो क्या है? क्या उसकी पूंछ से कोई ह्यूमन बंधा है? अरे,
वो कोई कपड़े नहीं पहन रहा। पर्वत, हे भगवान, मैं अंधा हूं, या वो नॉर्दर्न सोर्स का हेवनली जीनियस मुकुल है। फायर क्रैकर्स की स्ट्रिंग बहुत लंबी थी। यह आधे इंसेंस स्टिक के समय तक फूटती रही। इस दौरान डरपोक बुल दूर भाग गया, जिससे अनगिनत लोगों ने इसे देखा। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। फीमेल डिसाइपल्स ने नहीं देखा क्योंकि यह व्यक्ति नेकेड था, इसलिए पुरुषों ने साफ देखा कि यह मुकुल था। एक जेनरेशन का हेवनली जीनियस, एक रैंक 5 सेलेस्टियल, एक अनमैच्ड एग्जिस्टेंस को नंगा करके बुल की पूंछ से बांध दिया गया था। यह दृश्य शॉकिंग था। बुल को दूर भागते देखकर राघव ने रिलक्टेंटली हाथ हिलाया। भाई, मुझे तुम्हारी याद आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि हमारी किस्मत है और जल्दी ही फिर मिलेंगे। यह कहकर राघव ने अपनी चीजें ठीक की और आगे बढ़ा। उसी समय एल्डर हॉल पूरी तरह साइलेंट था। मनीषा फॉर्मेशन प्लेट पर फोकस था, स्क्रीन देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एल्डर रितेश, क्या यही वो मैच्योर्ड, इंटेलिजेंट यूथ है जिसे आपने बताया था? मुझे खेद है, लेकिन मुझे अपनी शंका व्यक्त करनी होगी, एक एल्डर ने हंसते हुए कहा। रितेश गुस्सा नहीं हुआ। उसने बिटरली मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि राघव इतना सेंसलेस होगा। फॉर्मेशंस के कारण वे सभी साफ देख सकते थे कि बाहर क्या हो रहा है। मूल रूप से रितेश ने राघव को ऐसा व्यक्ति बताया था जिसने अनगिनत हार्डशिप्स देखे थे और पूरी तरह मैच्योर्ड हुआ था। लेकिन राघव का वर्तमान व्यवहार उन्हें स्पीचलेस कर गया। वो पहले ही अपने 20s में है, लेकिन फिर भी बच्चे की तरह है। थोड़ी चाइल्डिशनेस होना बुरा नहीं है, एक एल्डर ने हंसते हुए कहा। ठीक है, अब अपने लोगों पर ध्यान दे। इस बार थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। अगर हमें पता होता कि इस बार डिसाइपल्स इतने स्ट्रांग होंगे तो हम उन्हें स्ट्रॉन्गर डिसाइपल्स भेजते। अब डिसाइपल्स बहुत एरोगेंट हैं और हैंडल करना मुश्किल है। हमें उनके प्रति फर्म होना होगा, इसलिए हमारी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा है, अन्यथा लॉ एनफोर्समेंट हॉल हमारी आलोचना करेगा। हॉल मास्टर ने साइड किया। हाँ, हॉल मास्टर, सभी ने कहा। एल्डर हॉल एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के जीनियसेस को उठाने के लिए जिम्मेदार था। मिशंस, रिसोर्सेज का रिलीज, गाइडेंस, ये सब उनके ऊपर था, जिससे उनका बर्डन बहुत हैवी था। जहां तक लॉ एनफोर्समेंट हॉल की बात है, यह भी एक्सपेंशन दाओ सेक्ट का अपना विभाग था। इसके अधीन अनुयायी और एल्डर्स दोनों आते थे, जिससे इसे काफी अधिकार प्राप्त था। पिछले कुछ वर्षों में लॉ एनफोर्समेंट हॉल में अधिक से अधिक अनुयायी शामिल हो गए थे, जिससे ये पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। उन्होंने एल्डर हॉल के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। हालांकि उन चीजों के लिए स्पष्ट नियम नहीं थे कि उन्हें केवल एल्डर हॉल द्वारा ही संभाला जाना चाहिए। एल्डर हॉल उन्हें संभाल सकता था और लॉ एनफोर्समेंट हॉल भी। उदाहरण के लिए ईस्टर्न वेस्टलैंड का मामला मूल रूप से एल्डर हॉल द्वारा संभाला जाना चाहिए था, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने कृष्णा को जबरन भेजा, ये दिखावे के तहत कि वह ईस्टर्न वेस्टलैंड के अनुयायियों की निगरानी और जांच कर रहा है। राघव के मामले के कारण रितेश ने कृष्णा को दबा दिया, जिससे लॉ एनफोर्समेंट हॉल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। लेकिन कृष्णा सच में हद पार कर चुका था और खुद को कमजोर बना लिया था, जिससे उन्हें स्थिति को यथावत स्वीकार करना पड़ा। उच्च अधिकारियों की ये इच्छा नहीं थी कि एल्डर हॉल और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के बीच का संघर्ष और बढ़े, इसलिए इस बार अनुयायियों का स्वागत करने गए एल्डर सभी सेक्ट प्रोटेक्टिंग पवेलियन द्वारा चुने गए थे। सेक्ट प्रोटेक्टिंग पवेलियन भी एक शक्तिशाली विभाग था, बिल्कुल जैसे किसी राष्ट्र की सेना। उनके पास एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में सबसे अधिक शक्ति थी और वे संप्रदाय की रक्षा और युद्धों के लिए जिम्मेदार थे। रंजीत और अन्य सभी सेक्ट प्रोटेक्टिंग पवेलियन से थे। उनकी स्थिति इतनी खास थी कि अन्य लोग उनके कार्यों पर आपत्ति नहीं कर सकते थे। यही एकमात्र तरीका था संतुलन बनाए रखने का। जब एल्डर हॉल के लोग अनुयायियों की निगरानी में व्यस्त थे, राघव आगे बढ़ता रहा। उसने रास्ते में कई लोगों को देखा और कई को देखा जो इल्यूजन फॉर्मेशन से आसानी से बच गए थे और आगे बढ़ रहे थे। इसके अलावा उनके पास इल्यूजन फॉर्मेशन से बचने के सभी तरह के तरीके थे, जिससे उसे एक साधारण विचार आया।
जैसे पक्षियों की अपनी ढंग से मलत्याग करने की विधि होती है, वैसे ही हर किसी का अपना दांव होता है। लेकिन उसका आगे का सफर बहुत शांतिपूर्ण नहीं था। इसे अत्यंत जीवंत कहा जा सकता था, क्योंकि उसने कई लड़ाइयां देखी, लेकिन वे लड़ाइयां बच्चों की झगड़ियों जैसी थी। कुछ लोग हारने के बाद रोना शुरू कर देते थे, ये कहते हुए कि उनका विरोधी धोखा दे रहा था। राघव यह देखकर लगभग बेहोश हो गया। फिर सोचते हुए उसने अनुमान लगाया कि जहां वे थे वो राइटियस पाथ शायद बहुत मजबूत था और करप्ट पाथ को दबा सकता था। शायद उनके कोई विरोधी नहीं थे, जिससे उनके विशेषज्ञों की गुणवत्ता घट गई। दुर्भाग्यवश उसे रास्ते में एक भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं मिला और न ही ईस्टर्न वेस्टलैंड का कोई अनुयायी। ईस्टर्न वेस्टलैंड की दयनीय संख्या पूरी तरह से बाकी 3 क्षेत्रों के लोगों द्वारा दबा दी गई थी। एक और दिन आगे बढ़ते हुए उसके सामने एक धुंध का समुद्र दिखाई दिया। यह इल्यूजन नहीं था, बल्कि असली धुंध थी, एक विशेष प्रकार की जो उसकी आत्मा को दबा रही थी, जिससे वो डिवाइन सेंस से अंदर क्या हो रहा है ये जांच नहीं कर पा रहा था। धुंध अनंत थी और अंत देख पाना असंभव था, लेकिन उसकी जेड प्लेट लगातार दिशा दिखा रही थी और सीधे धुंध के पार इंगित कर रही थी। जब राघव ने पहली बार धुंध में कदम रखा तो वह कुछ भी नहीं देख सका। वो केवल हल्का सा महसूस कर सकता था कि वो किस दिशा में जा रहा है। सौभाग्य से जेड प्लेट लगातार दिशा दिखा रही थी, जिससे वो खो नहीं जाएगा। जैसे ही वह सावधानी पूर्वक आगे बढ़ा, उसका कोहनी अचानक किसी चीज से टकराया और हाथ बढ़ाकर उसने एक नरम गोल आकार का ठोकर महसूस की। किसी महिला की स्टार्टल्ड चीख गूंजी, रोग, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम मुझसे फायदा उठाना चाहते हो? क्या तुम मानते हो जब मैं कहूं कि मैं तुम्हारी एबिलिटी टू कैरी ऑन योर एंसेस्ट्रल लाइन को काट दूंगी? महिला ने गुस्से में कहा। राघव ने अभी तक समझा भी नहीं था कि उसने क्या छुआ कि उस पर शाप की बौछार शुरू हो गई। उसकी घमंड भरी आवाज सुनकर उसने चिल्लाया, क्या तुम मानोगी जब मैं कहूं कि मैं अभी अपनी एंसेस्ट्रल लाइन को शुरू कर रहा हूं? उस महिला ने स्टार्टल्ड चीख मारी। यह ज्ञात नहीं था कि वो डर गई या किसी और ने भी उसे छुआ। उसकी आवाज सैकड़ों मीटर दूर तक गूंज रही थी। नहीं, कुछ गड़बड़ है। इस धुंध में एक अजीब फॉर्मेशन है। मुझे सावधानी से चलना होगा। किसी महिला द्वारा छुआ जाना बुरा नहीं होगा, लेकिन किसी पुरुष द्वारा छुआ जाना बुरा होगा। सावधान रहना पड़ेगा। राघव ने अपनी फ्लेम एनर्जी को संचालित करना शुरू किया और अपने चारों ओर एक फ्लेम बैरियर बना लिया। उच्च तापमान दूसरों को उसे महसूस करने और किसी भी आकस्मिक परवर्टेड घटनाओं से बचने में मदद करेगा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद राघव की वार्निंग सेंस सक्रिय हो गई। एक बड़ी हाथ उसकी पीठ की ओर सीटी मारते हुए आया। इसके पीछे की विशाल शक्ति ने राघव के दिल को हिला दिया। धमाका! राघव का मुट्ठा एक बड़े हाथ से टकराया, लेकिन उसने देखा कि यह मानव का हाथ नहीं था, बल्कि लकड़ी का हाथ था। जैसे ही उसने इसे रोका, एक और सीटी जैसी हमला उसके सिर के पीछे की ओर आया। उसने जल्दी से अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों को पंजों की तरह इस्तेमाल कर उसे पकड़ा। इस हाथ को पकड़ते ही उसे पता चला कि इसका मालिक एक अत्यंत निपुण लकड़ी का कठपुतली था। इसके उंगलियों के विवरण बिल्कुल सही थे, यहां तक कि इसके फिंगरप्रिंट्स भी थे। हालांकि ये एक लकड़ी का कठपुतली था, यह धातु जितना कठोर था। और जब राघव ने इसकी मुट्ठी पकड़ी, यह तेजी से पीछे हट गया। अचानक उसने राघव के कंधे की ओर नीचे की ओर एक किक मारी। राघव ने एक नाक फटकार और इसे भी एक किक मारी, जिससे इसकी टांग पर चोट लगी। इस बार राघव ने अपनी शक्ति का 80% इस्तेमाल किया और उसने इसकी टांग को उड़ा दिया। लेकिन उसे अपने पैरों में दर्द का एक झटका महसूस हुआ और उसने भीतर ही भीतर ये सोचकर बड़बड़ाया कि कितना मुश्किल था। उसका वर्तमान शारीरिक शरीर अत्यंत शक्तिशाली था, इतना कि यहां तक कि ट्रेजर आइटम्स भी उसे चोट पहुंचाने में मुश्किल होती। लेकिन इस लकड़ी के कठपुतली को किक मारने से उसे दर्द हुआ। यह असाधारण था। लकड़ी का कठपुतली अपने दूसरे पैर से राघव पर हमला करने के बाद तेजी से फिर पीछे गिर गया। वो हैरान रह गया, क्योंकि यह समझ में नहीं आया दोनों पैरों को जमीन से हटाकर यह कैसे पीछे हट रहा था। राघव ने इसका दूसरा पैर तोड़ दिया और समझ गया कि यह क्या था।
इसके शरीर के नीचे उसकी नितंब के पास एक रॉड इसे सहारा दे रही थी। नीचे कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए था जो इसके हमलों को नियंत्रित करता। राघव ने कठपुतली को तोड़ा और रॉड को पकड़ लिया, लेकिन यह उसके चारों ओर तेजी से घूमता रहा। तो मैकेनिज्म उस समय सक्रिय होता है जब तुम एक निश्चित दूरी में कदम रखते हो और लकड़ी का कठपुतली तुम्हें सामने, पीछे, बाएं और दाएं से हमला करेगा। है कुल 4 हमले हैं और वे सभी अलग अलग दिशाओं से आते हैं। मजेदार है, रॉड पर हाथ रखते हुए और इसके चारों ओर घूमते हुए उसने धीरे धीरे कठपुतली की कार्यप्रणाली समझी। यह सच में दिलचस्प था। जिसने इसे स्थापित किया था उसने व्यक्ति के पीछे हटने के रास्ते की गणना की थी ताकि ये चारों हमले काफी नुकसान पहुंचा सके। यदि कोई व्यक्ति पहले हमले को सामने से रोकता तो वह सोचता कि उसका दुश्मन सामने है और फिर अगले हमले में आसानी से फंस जाता। ठीक इसी समय एक पीड़ादायक चीख गूंजी और एक आकृति राघव के शरीर के पास से उड़ती हुई गुजरी। धुंध में इतने लंबे समय रहने के बाद वो अब कुछ मीटर के भीतर चीजें देख सकता था। उसने देखा कि एक आदमी का कंधा नष्ट हो गया था। जब यह आदमी उसके पास से गुजरा तो स्पष्ट था कि वह शायद नहीं समझ पाया था कि क्या हो रहा था। पहले की लकड़ी के कठपुतली ने उसे उड़ा दिया। उसके कंधे पर चोट वही जगह थी जहां लकड़ी का कठपुतली पहले राघव को मारने की कोशिश कर रहा था। यह व्यक्ति शायद बिना महसूस किए मारा गया। इस स्तर की स्पिरिचुअल परसेप्शन वास्तव में अद्भुत है। राघव चुप रह गया। हालांकि कठपुतली का हमला अचानक था। आसपास का स्थान मूलतः स्थिर था। कठपुतली जब हमला करता तो काफी हलचल होती, लेकिन इस व्यक्ति ने इसे महसूस नहीं किया। सच में अद्भुत। उसे यकीन था कि कोई भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर लकड़ी के कठपुतली के सभी हमलों से बच सकता था। यह उनके जीवन और मृत्यु के अनुभव के कारण था। वो कई मील आगे बढ़ा। अचानक उसे खुदाई की आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा था? क्या कोई किसी की हत्या का सबूत दबाने की कोशिश कर रहा था? यह बहुत ही दुस्साहसी था। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि खुदाई कर रहा था। बॉस, मैकेनिज्म का कोर नीचे है, मैं इसे अध्ययन करना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा, क्यों मेहनत बर्बाद करनी? एक बार तुम पार कर जाओगे तो तुम्हारे पास अध्ययन करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। राघव चुप रह गया। बॉस, तुम नहीं समझ रहे। अगर मैं इसे नहीं समझा तो रात को सो नहीं पाऊंगा। बॉस, मैंने सुना कि मुकुल को नग्न कर दिया गया और उसका लिटिल डिंग डिंग पटाखे से उड़ गया। यह तुम्हारा ही किया था ना? अर्जुन ने कहा। उसका लिटिल डिंग डिंग इतना कमजोर था। राघव हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे जल्दी समझ आया कि जब उसकी स्पिरिचुअल यून सील थी, मुकुल अपनी रक्षा नहीं कर सका और लाइफ रॉड का वो हिस्सा स्वाभाविक रूप से कमजोर था। तब यह सच में संभव था। वाह, तुम वाकई काम जानते हो। जब मैंने ये खबर सुनी, मैं हंस हंस कर मरने ही वाला था। वो मूर्ख मजे के लिए मरने लायक था। अर्जुन उत्साहित होकर बोला, तुम वास्तव में और खुदाई करने वाले हो। यह शायद बहुत गहरा होगा, या शायद कोई तुम्हें वहां पहुंचने से रोक देगा। मेहनत बर्बाद मत करो। राघव को अर्जुन के निर्णय की कोई प्रशंसा नहीं थी। मुझे और खुदाई करनी है, मैं इस मामले को छोड़ नहीं सकता। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। राघव ने अब उसे परेशान नहीं किया। सच कहूं तो अर्जुन बहुत पैशनेट व्यक्ति था। उसकी टैलेंट और पैशन फोर्जिंग आर्ट्स और मैकेनिज्म्स के प्रति असाधारण थी। जब उसने निर्णय लिया था तो राघव ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह जो चाहे कर सकता था। 3 दिन बाद अर्जुन आखिरकार कोर तक पहुंच गया, लेकिन जो उसे हैरान कर गया वो ये था कि अंडरग्राउंड कोर एक पूरा टुकड़ा था और वह इसे तोड़कर अंदर का रहस्य नहीं देख सकता था। जैसे ही वो इसे तोड़ने की तैयारी कर रहा था, एक एल्डर आया और उसे कठोर रूप से डांटा, सार्वजनिक संपत्ति को न तोड़ने की चेतावनी दी। तभी अर्जुन लगभग रोते हुए वहां से चला गया, लेकिन यह बाद में हुआ। राघव आगे बढ़ता रहा। अचानक उसने कुछ अनुयायियों को बिना किसी झिझक के आगे बढ़ते देखा। वे मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करने से बिल्कुल नहीं डर रहे थे, जिससे वह हैरान रह गया। वाह, कुछ चालाक लोग हैं।
राघव ने उनके हाथ में कुछ देखा। यह एक सीड लग रहा था। कभी कभी वे लोग अचानक रुकते और धीरे धीरे मुड़ते, फिर आगे बढ़ते। हैरान, राघव ने परीक्षण किया और उन स्पॉट्स में चला गया। जैसा कि अनुमान था, उसने कठपुतली के हमलों का सामना किया। ये उसे थोड़ा उदास कर गया। उन्होंने ये सीड्स कहां से प्राप्त किए? इस अवसर को मत गवाओ। जो डिवाइन सीड अटैकिंग पपेट्स को महसूस कर सकती है, यहां है। इस डिवाइन सीड के साथ तुम इस ट्रायल को आसानी से, सुरक्षित, जल्दी और दर्द रहित तरीके से पार कर सकोगे। जल्दी आओ और देखो। ये लगभग बिक चुके हैं। राघव अचानक शाउटिंग सुना। वह दौड़ा और देखा कि एक स्लिम लेकिन चालाक दिखने वाला आदमी शाउटिंग कर रहा था। राघव को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। ओ, सीनियर राघव, नमस्ते। मैंने लंबे समय से आपके महान नाम के बारे में सुना है। क्या आप डिवाइन सीड खरीदना चाहते हैं? मुझे पता है कि आपके जैसे पियरलेस हीरो को इसकी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आपके साथ लोग इसे चाहते होंगे। क्या आप अपने लोगों के लिए लेना चाहेंगे? उसने पूछा। राघव हंसा। यह व्यक्ति सच में बात करना जानता था। उसे डर था कि राघव अपनी प्रतिष्ठा के कारण मना कर देगा, इसलिए उसने तुरंत खरीदने का तरीका दिया। यह किस तरह का सीड है? कीमत क्या है? राघव ने पूछा। मैं भी इस सीड का नाम नहीं जानता। मैंने इसका नाम खुद रखा, लेकिन अगर मैं कहूं तो आप हंसेंगे, इसलिए नहीं कहूंगा। कीमत के लिए मैंने इसे दूसरों को 1000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में बेचा। कोई बार्गेनिंग नहीं, लेकिन आपके लिए केवल 800। कैसा है? उसने राघव को ईमानदारी से देखा। क्या तुम सोचते हो मैं मूर्ख हूं? अभी कुछ लोग 100 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में खरीदे थे। तुम्हारे लिए 800 लेना, क्या तुम और बढ़ा दोगे? राघव ने पूछा। सीनियर राघव, गुस्सा मत हो। शायद मैंने गलत कीमत में बेचा, इसलिए मैं खुद को दंड दूंगा और तुम्हें केवल 80 नहीं, 50 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में दूंगा। क्या कहूं? उसने जल्दी कहा। राघव लगभग हंस पड़ा। उसके पास कोई स्थिरता नहीं थी। वह कीमतें वही तय कर देता। मैं एक लूंगा। राघव इस सीड के बारे में अत्यंत उत्सुक था और कीमत की परवाह नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि लोग उसे कैश काउ समझे। पैसा मिलने के बाद वो व्यक्ति खुश हुआ और जल्दी से राघव को एक छोटा सीड दिया। सीड पिस्ता जितना बड़ा था। इसकी शेल थोड़ी खुली थी और उस पर धूल की परत थी। छोटे दोस्त, तुम्हारे पास सच में स्किल है। ट्री डीमन ची फ्रूट के सीड्स दर्जनों में लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में बिकते हैं, लेकिन तुम 50 मिडिल ग्रेड में बेच रहे हो। बढ़िया बढ़िया, राघव हंसा। उस व्यक्ति का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने नहीं सोचा था कि राघव इसे पहचान लेगा। उसे लगा कि अब वो हॉस्टाइल हो जाएगा। पैनिक मत करो, मैं केवल तुम्हारे बिजनेस सेंस की तारीफ कर रहा हूं। यह ट्री डीमन ची सीड मार्वल कार्प कैम्फो फ्लावर के पाउडर से प्रभावित है। यह सीड बहुत सेंसिटिव बनाता है। लकड़ी की कोई भी ट्रेस इसे जर्मिनेट कर देती है और इससे वुडन पपेट्स का पता चलता है। बढ़िया बढ़िया, राघव ने तारीफ की। सीनियर राघव ज्ञानवान है और जूनियर डिसाइपल के मेथड्स को आसानी से देख लिया, उसने कहा। उसने नहीं सोचा था कि उसका ये ट्रिक इतनी आसानी से देखा जाएगा। वह इतनी ओपनली इसे बेचने की हिम्मत इसलिए करता क्योंकि कोई भी इसे नहीं पहचानता था। पहला कोई प्रेशियस मेडिसिन नहीं था, जबकि दूसरा एक बहुत ही निग्लेक्टेड आइटम था। तुम पिल्स रिफाइन करना जानते हो ना? राघव ने पूछा। मैं केवल एमेच्योर हूं जो रैंक 4 मेडिसिनल पिल्स रिफाइन कर सकता हूं। मेरी टैलेंट इस क्षेत्र में कम थी, इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं सकता था। इसलिए मैंने पैसा कमाने का रास्ता अपनाया। मैंने जितने रिसोर्सेज हो सके जुटाए और उन्हें अपने ऊपर खर्च किया, और इसी तरह मैं सेंट्रल प्लेन्स तक पहुंच पाया, उस व्यक्ति ने कहा। वो हंस रहा था, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी बिटर और हेल्पलेस थी। उसकी कहानी में कुछ अनकही ग्रीवांसेस थी। मजबूत बनने के लिए कोई हाई या लो पाथ नहीं है। अपनी बुद्धि से पैसा कमाना शर्म की बात नहीं है। यह उन इडियट से बेहतर है जो सिर्फ भोजन के लिए है। राघव हंसा। बहुत धन्यवाद सीनियर राघव। यह व्यक्ति नहीं सोचा था कि राघव उसकी तारीफ करेगा।
उसे पता था कि राघव असली हेवनली जीनियस था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा व्यक्ति उसे फेवरेबली देखेगा। तुम्हारा नाम क्या है? राघव ने पूछा। जूनियर ब्रदर देवेश है। ये नहीं कि मेरे पास सच में इतना पैसा है, लेकिन मेरा सरनेम कियान है और मेरे माता पिता चाहते थे कि मुझे पैसे की चिंता न करनी पड़े, इसलिए उन्होंने ये नाम रखा। उसने जल्दी समझाया। बढ़िया। जो अपने पैरों पर खड़ा रहता है वह सम्मान का योग्य होता है, लेकिन यह व्यापारिक तरीका थोड़ी कमी है। राघव ने सिर हिलाया। कृपया मुझे पॉइंटर्स दे, सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर, देवेश ने सम्मानपूर्वक पूछा। राघव ने चारों ओर देखा और अचानक एक व्यक्ति को चलते हुए देखा। उसने चिल्लाया, छोटे दोस्त, यहां आओ। वो व्यक्ति थोड़ी दूर जाने वाला था, लेकिन राघव को उसे बुलाते सुनकर उसने मुंह सिकोड़ लिया और पास आया। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर को कुछ चाहिए? उसने पूछा। जरूर। तुम्हारा माथा पूरी तरह खून खराबा और हड्डियां अलग हुई है। मैं बता सकता हूं कि तुम्हें काफी मारा गया होगा। अय्या, तुम्हारा सिर भी सूज रहा है। मेरे पास डिवाइन ट्री गॉड का एक सीड है जो तुम्हें भाग्य देगा और विपत्ति से बचाएगा, जिससे तुम इस ट्रायल के इस हिस्से को सुरक्षित रूप से पार कर सकोगे। ये सीड मैंने अभी अभी इस भाई से खरीदा था। तब मैंने 2000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए थे, लेकिन अब मेरी शक्ति के साथ मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे ट्रेड करना चाहता हूं। कैसा रहेगा? क्या तुम इसे लोगे? राघव ने पूछा। तुम मुझे बेच रहे हो? यह सुनकर उस व्यक्ति ने तुरंत कुछ हिसाब किताब किया। उसने चालाकी से कहा, यह सीड अब सेकंड हैंड है, इसलिए मैं अधिकतम 1500 दूंगा, लेकिन इसका मतलब तो मुझे 500 का नुकसान होगा। राघव ने पूछा। छोड़ो, मैं आगे बढ़ूंगा। शायद ये रीजन बस थोड़ी ही दूर में खत्म हो जाएगा। उस आदमी ने ऐसा दिखाने की नाटक की कि वह जाने वाला है। ठीक है, ठीक है, मैं नुकसान उठाऊंगा। इसे आधा बेचने और आधा देने जैसा मान लेते हैं, राघव ने दुखी चेहरे के साथ कहा। वह चालाक व्यक्ति सीड लेकर उत्साहित होकर चला गया। उसकी प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे उसने अभी अभी दौलत कमाई हो, जिससे देवेश स्तब्ध रह गया। हर कोई सस्ते में चीजें लेना पसंद करता है। सवाल यह है कि तुम इसका कैसे फायदा उठा सकते हो। व्यापार में कई अन्य पहलू होते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से सरल है। इसे अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स में जोड़ो तो लाभ जरूर बढ़ेगा। व्यापार बहुत कठोर तरीके से नहीं करना चाहिए। राघव हंसते हुए आगे बढ़ा। उसने सीड की उत्पत्ति समझ ली थी, इसलिए यहां और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। सीनियर राघव, देवेश ने पुकारा। क्या है? देवेश ने दांत कसे और कहा, सीनियर राघव, आप पुरुषों में एक ड्रैगन है। मुझे नहीं पता कि आप इस जूनियर ब्रदर को कितना महत्व देते हैं, लेकिन जूनियर ब्रदर आपकी डॉग, आपकी हॉर्स, जो भी आपको चाहिए बनना चाहता है। तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, सही? मुझे ऐसा कोई चाहिए जो व्यापार जानता हो, लेकिन पहले सोचो कि इसे वॉश आउट से कैसे बचाया जाए। राघव हंसते हुए हाथ हिलाया और अलविदा कहा। देवेश काफी चालाक था और ऐसा लग रहा था कि उसके पास कुछ अनुभव भी था। राघव ऐसे व्यक्ति के भरोसे चीजें संभाल सकता था। अगर उसने उसे अवसर दिया तो वह दूसरों से ज्यादा इसे संजोता। राघव को वास्तव में ऐसे किसी की जरूरत थी। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट बहुत बड़ा था और वो व्यस्त रहेगा। उसे किसी की जरूरत थी जो ये चीजें संभाले। हालांकि वो व्यापार में नहीं था। वो जानता था कि कल्टीवेटर्स के लिए पैसा सबसे जरूरी है। बिना पैसे के चाहे टैलेंट कितना भी बड़ा हो, वे भूख से मर जाएंगे। ड्रैगन ब्लड लीजन को बढ़ना था और उनके पीछे मजबूत वित्तीय क्षमता होनी चाहिए थी। यहां आने पर उसने देखा कि सभी की टैलेंट केवल एवरेज ही थी। किसी भी सेक्ट का ध्यान अपने पीक जीनियसेस पर होता और राघव नहीं चाहता था कि ड्रैगन ब्लड लीजन असंतुलित बने और अंततः टूट जाए। यह वह स्थिति थी जिसे वो सबसे अधिक टालना चाहता था। अगर उन्हें सेक्ट से पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं मिलते तो उन्हें खुद तैयारी करनी होगी। वेद शर्मा केवल कुछ रिसोर्सेज दे सकता था और उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। आखिरकार दूर का पानी पीने योग्य नहीं होता। वेद शर्मा के सेंट्रल प्लेन्स में पूरी तरह स्थापित होने से पहले
उसे खुद रिसोर्सेज का इंतजाम करना था। उसे ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को कम से कम टॉप डिसाइपल्स की गति से बढ़ने देना था, नहीं तो उन्हें रिसोर्सेज कम मिलेंगे और यह साइकिल चलता रहेगा। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को कल्टीवेशन पर ध्यान देना था और वो खुद हर दिन दौड़ नहीं सकता था, इसलिए उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो स्किल्ड हो और इसे संभाल सके। देवेश की उपस्थिति राघव के लिए सुखद आश्चर्य थी। वह काफी चालाक था और व्यक्ति के रूप में भी अच्छा लग रहा था। वह सोचेगा कि क्या उसे ग्रूमिंग के योग्य माना जाए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने सीधे डिवाइन रिंग को समन किया और जब भी उसने किसी वुडन पपेट का सामना किया, उसने उसे तोड़ दिया और आगे बढ़ा। कुछ दिनों बाद वो अंततः धुंध से बाहर निकल आया। उसके सामने एक विशाल लेक था। पानी पूरी तरह शांत और साफ था, जैसे शीशा। यह सुंदर और मोहक था। लेक अवर्णनीय रूप से विशाल था, इतना विशाल कि दूसरी तरफ दिखाई नहीं दे रही थी। इसके सामने कई लोग थे, समाधान नहीं खोज पा रहे थे। बॉस, आप आ गए। लेक के सामने हजारों डिसाइपल्स थे, समाधान खोजने में जुटे। उनमें से एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर था। क्या हो रहा है? तुम क्यों नहीं पार कर रहे? राघव ने पूछा। लेक बहुत अजीब है, इसे तैरकर या उड़कर पार करना संभव नहीं है, उसने कहा। उसने समझाया कि जो लोग हवा में पार करने की कोशिश करते हैं वे तुरंत गिर जाते, और जो तैरने की कोशिश करते हैं वे तुरंत लेक की गहराई में डूब जाते और तैर नहीं पाते। कुछ लोग लेक पार करने की कोशिश कर चुके थे और अभी वे लेक के नीचे थे, हाथ हिलाकर संकेत दे रहे थे। कुछ डिसाइपल्स अब लंबी रस्सी का उपयोग कर उन्हें वापस किनारे खींच रहे थे। पहले उन्होंने सोचा कि अगर वे उड़ नहीं सकते या तैर नहीं सकते तो नीचे चलकर पार कर लेंगे, लेकिन कुछ ही मीटर के बाद उन्होंने पाया कि पानी उनके चारों ओर कंडेंस होने लगा। आगे बढ़ना असंभव था और बहुत दूर जाने के कारण पीछे लौटना भी असंभव था। क्या पहले लोग पार कर चुके थे? राघव ने पूछा। अगर सभी असफल हुए होते तो इतने कम लोग यहां नहीं होते। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर शाहिद ने अपनी अर्थ एनर्जी से एक ब्रिज बनाया और लोगों को पार कराया, लेकिन पार करने के बाद ब्रिज कोलैप्स हो गया। फाउंडेशन वही है। एक डिसाइपल ने मिट्टी के ढेर की ओर इशारा किया। मुझे सुना है कि सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर रंजिता ने लेक की सतह पर वाटर ब्रिज बनाया और कुछ लोगों को पार कराया, लेकिन वाटर ब्रिज बाद में गायब हो गया। एक और ने आह भरी, सीनियर राघव, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप हमें पार करा सकते हैं ना? एक प्यारी मेडन ने आकर्षक अंदाज में कहा। नहीं, मैं रैंक 5 सेलेस्टियल नहीं हूं, मेरी ऐसी क्षमता नहीं है। अपने आप को पार कराना भी मुश्किल होगा। राघव ने प्राकृतिक रूप से ऐसे किसी बात में फंसने से इनकार कर दिया। ऊपर से वो इतना सुंदर भी नहीं थी। सभी निराश थे। वे इस लेक को पार करने के लिए कुछ नहीं सोच पाए। मुझे पता था कि ईस्टर्न वेस्टलैंड के डॉग्स बेकार है, भीड़ में किसी ने कहा। यह व्यक्ति चालाक था और उसकी आवाज हवा में फैल गई, इसलिए कोई नहीं जान सका कि कौन बोल रहा है। सभी के चेहरे बदल गए। इडियट, तुम्हारे स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस ने तुम्हें बेनकाब कर दिया। राघव ने हाथ हिलाया और सीधे उस व्यक्ति को खींचा। अरे, आप क्या कर रहे हो? गलत व्यक्ति को मत दोष दो, वो चिल्लाया। गुड लक। राघव ने उसे लेक के पार फेंक दिया। वो व्यक्ति कुछ ही 100 मीटर में गिर गया और सीधे नीचे डूब गया। राघव ने भौहें चढ़ाई। जैसा कि अनुमान था, यह लेक अजीब था। उसकी शक्ति के अनुसार वो व्यक्ति हंड्रेड्स ऑफ माइल्स उड़ जाना चाहिए था, मीटर्स नहीं। कोई अज्ञात शक्ति मौजूद थी। सीनियर राघव, वो ऐसे मर जाएगा। फिर तुमने किसी को मार दिया होगा, एक दयालु स्ट्रेंजर ने चेतावनी दी। ठीक है, वो निश्चित रूप से कुछ महीने टिक सकता है। ट्रायल के खत्म होने पर कोई उसे बचा लेगा, और अगर कोई नहीं बचाएगा तो ट्रायल के बाद वह मर जाएगा। यानी मैंने ट्रायल के दौरान किसी को नहीं मारा। उसकी मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, राघव ने कहा। सभी ने ठंड महसूस की और उसके लिए थोड़ी सहानुभूति भी हुई। ऐसी बुरी किस्मत वाले व्यक्ति का क्या फायदा? अब उसने खुद इसे किया। अगर कोई नहीं बचाएगा तो वह पानी में मर जाएगा। यह भयानक मृत्यु थी।
उस पानी में लगभग चलना असंभव था। अगर पानी ने उसे कुचल नहीं दिया तो वह भूख से मर जाएगा। उस पानी में कोई स्पिरिचुअल क्यूआई नहीं था, इसलिए केवल मौत का इंतजार था। यदि कोई उसे बचाता भी तो ट्रायल के बाद, और उसने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में शामिल होने का मौका खो दिया होता। क्यों करना? लेक को देखकर राघव ने सोचा कि इसे पार करने का कोई तरीका नहीं है। उसे एक्सुएंशन मॉनेस्ट्री में भी एक रिवर याद आया जो रास्ता रोक रही थी। उस रिवर में मैन ईटिंग फिश थे और उसने उन्हें कैटपुल्ट से पार किया था। लेकिन वह तरीका यहां काम नहीं करेगा। यह लेक बहुत अजीब था। उसने सोचा कि हुओ लॉन्ग को समन करे और ड्रैगन ब्लड वॉरियर के साथ उठ जाए, लेकिन इतने लोग देख रहे थे और वो अकेले एम्बैरेस्ड महसूस करता। ऊपर से उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं। राघव, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, मर जाओ। जैसे ही राघव दिमाग चला रहा था, एक फ्यूरियस शाउट गूंजी। हवा बर्फीली हो गई जैसे अचानक सर्दी आ गई। मुकुल चार्ज करता हुआ आया। रून्स उसके चारों ओर घूम रहे थे। उसके हाथ में आइस वॉर्ड आया और उसने इसे राघव पर काटा। मर जाओ। फ्रीजिंग आइस टेरर स्लैश। मुकुल ने दहाड़ लगाई। उसकी स्वॉर्ड अचानक साइज में एक्सप्लोड हो गई और आइस ऊर्जा ऐसा था जैसे किसी की आत्मा को भी जड़ कर सकता है। यह उसकी सबसे पावरफुल मूव्स में से एक थी। राघव ने उसे टॉर्चर किया और उसके फैमिली ज्वेल्स को नष्ट कर दिया। यहां हेवनली दाओ एनर्जी भी पूरी तरह चोट ठीक नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी फैमिली लाइन सच में कट सकती थी। इसके अलावा कई लोगों ने उसे नग्न और बैल के द्वारा घसीटा हुआ देखा था। भविष्य में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हो तो भी वह दाग मिट नहीं सकता। राघव के प्रति उसका हेट्रेड पीक पर था और उसने तुरंत पूरी शक्ति से अटैक किया, चाहे उसे मारना पड़े। डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन। राघव ने हैंड सील्स बनाए और 2 ड्रैगन्स ने विशाल आइस वॉर्ड को उड़ा दिया। लाखों डायमंड लाइक क्रिस्टल्स हवा में फैल गए, सुंदर और भव्य दिखाई दे रहे थे। मुकुल स्टन रह गया। उसने सोचा था कि यह मूव कम से कम राघव को गंभीर रूप से घायल करेगा, अगर नहीं तो मार देगा। लेकिन राघव को अंतिम सांस लेते नहीं देखा, बल्कि उसकी मुट्ठी ने उसकी नोज पर हमला किया और हड्डियां फिर से टूट गई। मुकुल का चेहरा इन्वर्ट हो गया और वह बेहोश हो गया। अब सभी उपस्थित लोग अपनी चेतना में आए। उन्होंने केवल 2 ड्रैगन्स और एक बड़ा एक्सप्लोजन देखा था। मुकुल राघव के हाथ में मुर्गी जैसा था। क्या यह थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट नहीं है? एक ग्रैंड रैंक 5 सेलेस्टियल सिर्फ एक ही चाल में पकड़ा गया। इसने उनके स्वर्गीय प्रतिभाओं की समझ को पूरी तरह से उलट दिया। सच तो यह था कि यह परिणाम इसलिए नहीं आया कि राघव बहुत शक्तिशाली था, बल्कि बस इसलिए कि मुकुल बहुत ही बेवकूफ था। राघव को प्रायः कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मुकुल की आइस ब्लेड वास्तव में शक्तिशाली थी, जो प्राय अंतरिक्ष को भी जमाने में सक्षम थी। यह डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन के स्तर के बराबर था, जो यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि यह कितनी शक्तिशाली थी। लेकिन यह इडियट बिल्कुल भी युद्ध का अनुभव नहीं रखता था। इस एक चाल को छोड़ने के बाद वो बस इंतजार कर रहा था कि राघव अपनी आखिरी सांसों पर होगा। नतीजा यह हुआ कि राघव ने उसे सिर्फ एक पंच में बेहोश कर दिया। किसी कल्टीवेटर का इतना बेवकूफ होना। राघव की आंखें सच में खुल गई। यह पहली बार था जब उसने किसी को इतना सराहा। सब लोग तैयार हो जाओ, हमें झील पार करनी है। अब हमारे पास नाव है। राघव ने बेहोश मुकुल को झील की ओर खींचा। अपने डांशन पर एक पैर रखते हुए आइस ऊर्जा ने झील पर तेजी से संघनित होना शुरू किया। राघव की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के नियंत्रण में झील पर 300 मीटर लंबी आइस नाव तेजी से बनी। यह पानी की सतह पर शांतिपूर्वक तैर रही थी और मुकुल नाव के नीचे के केंद्र में था। चलो, समझाने का समय नहीं है, चढ़ जाओ। राघव सबसे पहले आइस नाव पर कूदा। यह नाव बर्फ से संघनित थी, इसलिए यह पानी में डूबती नहीं थी। यह बहुत सुरक्षित थी। सभी के होश उड़ गए। मुकुल वास्तव में सभी को पार कराने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। राघव वाकई में पागल ख्यालों वाला था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राघव नाव पर कूद गया, उन्होंने दांत कसते हुए खुद भी कूद लगाई।
कुछ लोगों ने इसे चप्पू के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उपकरण निकाले और आइस नाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। एया, अचानक एक महिला की डरावनी चिल्लाहट सुनाई दी, जिससे सभी लोग कूद गए। उन्होंने सोचा कि पानी ने नाव पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माएं लगभग डर से भाग गई। लेकिन जब उन्होंने चारों ओर देखा तो कुछ अजीब नहीं दिखाई दिया। उन्होंने उस महिला को घूरा। वो शर्माई और नाव के नीचे की ओर इशारा करते हुए बोली, वो। सभी ने देखा कि मुकुल जाग गया है। अब वो पारदर्शी नाव के माध्यम से उन्हें देख रहा था। फिर उन्होंने उस महिला की ओर देखा जो स्कर्ट पहने हुए थी और अचानक समझ गए, चिंता मत करो, उसके मेरिडियंस मेरे द्वारा सील कर दिए गए हैं। वह 10 से 15 दिन तक उस सील को नहीं तोड़ सकेगा। और तुम्हारी समस्या है, खैर वो हमारी इतनी मदद कर रहा है, इसलिए उसे एक नजर डालने देने से तुम कुछ नहीं खो रहे हो। राघव ने मजाक किया। सीनियर राघव, आप बहुत ईविल हैं। महिला पूरी तरह लाल हो गई। वह नाव के अंत में कूदी, सिर्फ उन आंखों को सोचकर जो उसे घूर रही थी। उसके पूरे शरीर में रोमांचक ठंडक महसूस हुई। कई बहनें स्कर्ट पहनती हैं, ढककर रहना ही बेहतर है। एक महिला ने एक बीस्ट फर कंबल निकाला जो पूरी नाव की सतह को ढक गया और मुकुल की दृष्टि को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके बाद वे काफी अधिक सहज महसूस करने लगी। वे डर रही थी कि मुकुल उन्हें याद कर ले। भले ही मुख्य अपराधी राघव था, लेकिन अब वे मुकुल की मुश्किल से लाभ उठा रही थी। अगर वह भविष्य में शक्तिशाली हो गया तो उनके लिए परेशानी होगी। अगर राघव जानता कि वह इतना भाग्यशाली होगा कि लोग उसे देख सकेंगे, तो वो उसे नीचे की ओर घुमा देता। आइस नाव अंततः सुरक्षित रूप से विरोधी किनारे पर पहुंच गई और राघव को धन्यवाद देते हुए सभी कूद गए और चले गए। जब बाकी सभी चले गए तो राघव ने ड्रैगन ब्लड वॉरियर को फेरीमैन बनने का काम दिया। अगर किसी अन्य ड्रैगन ब्लड वॉरियर को पार करना पड़ा तो वह उन्हें ला सकता था। बेशक वो आसानी से दूसरों से फेरी फी भी ले सकता था। कीमत अधिक नहीं थी, बस 1000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। राघव का अनुमान था कि अब तक 2/3 लोग पार कर चुके होंगे। बाकी लोग, जिनकी शक्ति सीमित थी, अधिक समय बर्बाद कर रहे थे। इसलिए यह फेरी प्रोजेक्ट निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा कमाएगा। एक व्यक्ति के लिए 1000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बहुत ज्यादा नहीं थी। कोई भी यह कीमत चुकाने में सक्षम था और यह लोगों को लालची भी नहीं बनाती थी। यह सुरक्षित और तेज पैसा था। अगर वास्तव में 1/3 लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए थे तो इसका मतलब था कि वहां 2 लाख से अधिक डिसाइपल्स थे। फिर मान ले कि उनका 1/4 इल्यूशंस या वुडन पपेट्स में फंसा हुआ था, तो शायद 1.5 लाख डिसाइपल्स पहुंचेंगे। अगर उनमें से हर कोई भुगतान करता तो ये 1.5 करोड़ मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लाता। ये राशि चौंकाने वाली थी। धत, मुझे ये इतनी बड़ी रकम पता भी नहीं थी। ये निश्चित रूप से एक अच्छा प्रोजेक्ट है। राघव संभावित मुनाफा निकालते ही झटका खा गया। उनकी अधिकांश संपत्ति एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में छूट गई थी। उसका पुनर्निर्माण बहुत महंगा था और कई पहलुओं के लिए लगातार वित्तीय समर्थन की जरूरत थी। राघव ने जानबूझकर यह सारा धन पीछे छोड़ दिया ताकि प्रभा और सरोजनी सबसे मजबूत सेक्ट बना सके। इस तरह उसे उनकी चिंता नहीं करनी पड़ी। बुरा है, अगर इतना मुनाफा है तो हमें सावधान रहना होगा। यहां मैं तुम्हें मेकअप लगाऊंगा और तुम सेक्ट के एल्डर के रूप में दिखाओ। बस यहां बांस की टोपी और फेक आइडेंटिटी प्लेट के साथ रहो। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं और याद रखो कि नोबल बनकर रहना है। केवल जब वे घुटनों पर झुकेंगे और भीख मांगेंगे तभी तुम उनकी पैसे स्वीकार करने के लिए मजबूर महसूस करोगे, समझे? राघव ने कहा, आप सच में हमारे बॉस हैं। पैसे कमाने के लिए सबसे पागल विचार आप ही निकालते हैं। ड्रैगन ब्लड वॉरियर ने कहा, कोई विकल्प नहीं है। ट्रायल के दौरान लोगों से लूटना नियम के खिलाफ है, वरना मैं इस इडियट से सब ले लेता। हालांकि ये छोटा इतना बुरा नहीं है, वो हमें पैसे कमाने में मदद कर सकता है, इसलिए हमें इसका पूरा फायदा उठाना होगा। भविष्य में हमें बहुत सारी चीजों के लिए पैसे चाहिए होंगे। हमारा परिवार बड़ा है और समर्थन के लिए बहुत सारे लोग हैं। हमेशा पैसे कमाने के रास्ते देखने होंगे, राघव ने कहा।
चिंता मत करो बॉस। ड्रैगन ब्लड वॉरियर ने आत्मविश्वास से अपने सीने पर थपथपाया। राघव ने उसके लिए बेहद अजीब कपड़े ढूंढे और कुछ विशेष मेकअप के साथ ड्रैगन ब्लड वॉरियर का रूप बदल दिया। एक क्षण में वह एक कठोर दिखने वाले एल्डर बन गया। वो वाकई में डरावना लग रहा था और कुछ विवरण जोड़ने के बाद उसकी डिस्गाइज आसानी से नहीं पकड़ी जा सकती थी। उसने उसे चेतावनी दी कि सील केवल 10 दिन तक रहेगी। यह फेरी व्यवसाय केवल 9 दिनों तक चल सकता था और उसके बाद उसे मुकुल को हटा देना चाहिए ताकि वह सील तोड़कर नाव चलाने वाले पर हमला न करे। अगर वह यह व्यवसाय छोड़ने के लिए अनिच्छुक महसूस करता तो वह नाव बेचकर दूसरों को फेरीमैन बनने दे सकता था। ड्रैगन ब्लड वॉरियर लगभग प्रशंसा में झुक गया जब उसने ये सुना। ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। राघव ने यह सब बताने के बाद सबूतों को छुपाने के लिए निकल गया। ड्रैगन ब्लड वॉरियर ने आइस नाव पर आराम से झपकी ली, अपने ग्राहकों का इंतजार करते हुए। उसे नहीं पता था कि मुकुल ने नीचे से सब कुछ सुना और क्रोध से बेहोश हो गया था। राघव आगे बढ़ता रहा। सैकड़ों मील बाद उसने अचानक दहाड़ की आवाज सुनी। दूर से लोग लड़ रहे थे। वह जल्दी से देखने गया और देखा कि 5 डिसाइपल्स 8वें रैंक के मैजिकल बीस्ट से लड़ रहे थे। यह एक स्कारलेट ब्लेस लिजर्ड था। इसकी ऑरा से यह मिड 8th रैंक में होना चाहिए। यह स्कारलेट ब्लेस लिजर्ड अर्थ ड्रैगन से भी कम स्तर का है। इसके अंदर ड्रैगन ब्लड की मात्रा लगभग नगण्य है। ईस्टर्न वेस्टलैंड में स्कारलेट ब्लेस लिजर्ड अधिकतम 6ठे रैंक तक बढ़ सकती थी। इसमें कुछ विशेष नहीं है और इसका ब्लड लाइन भी बहुत अशुद्ध है, लेकिन यह 8वें रैंक तक पहुंच गई है। ऐसा लगता है कि सेंट्रल प्लेन्स में डेन स्पिरिचुअल क्यूआई मैजिकल बीस्ट्स को और अधिक ऊंचाई तक बढ़ने की अनुमति देता है, राघव ने खुद से कहा। लगता था कि विभिन्न क्षेत्रों में स्पिरिचुअल क्यूआई की डेंसिटी मैजिकल बीस्ट्स पर बहुत प्रभाव डालती है, लेकिन इसका ह्यूमंस पर प्रभाव और भी बड़ा होना चाहिए। इसी समय 5 में से एक महिला को स्कारलेट ब्लेस लिजर्ड की स्वॉर्ड से उड़ाया गया। उसका रक्त छिटक गया और उसका एक हाथ उड़ गया। सावधान, बाकी 4 सभी चिल्लाए, क्योंकि स्कारलेट ब्लेस लिजर्ड की विशाल पूंछ अब उसकी ओर आ रही थी। वे सभी जानते थे कि वो पूंछ कितनी शक्तिशाली थी। अगर उसे वर्तमान स्थिति में हिट किया गया तो वह तुरंत उड़कर मर जाती। क्या आप वास्तव में इस ट्रायल में अपनी जान खो सकते हैं? कोई उसे बचाएगा, है ना? राघव हैरान हुआ। महिला अपने आप इस हमले को रोक नहीं सकती थी। पिछले हिस्सों के आधार पर यह सिर्फ एक बहुत ही बुनियादी परीक्षण होना चाहिए और किसी की जान पर खतरा नहीं होना चाहिए। इसलिए राघव तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया और बस देखा। लेकिन जब वह पूंछ उसके शरीर पर मारने वाली थी तो उसे खुद जाना पड़ा। बूम! मलबा हवा में उड़ गया। बाकी 4 ने सोचा कि वह मर गई और वे चौंक गए कि इस ट्रायल में मरने का खतरा था। लेकिन जब धूल बैठी, उन्होंने देखा कि कोई उस महिला के सामने खड़ा है, अभी भी अपने पंचिंग पोस्चर में। बहुत धन्यवाद। उस महिला ने सोचा कि वह मर चुकी है, इसलिए यह जानकर कि वह जीवित है, वो बेहद खुश हुई। वो धन्यवाद कहने ही वाली थी कि एक रक्तरंग की रोशनी सीधे स्कारलेट ब्लेस लिजर्ड का सिर काट दी। ये भयानक स्कारलेट ब्लेस लिजर्ड एक ही चाल में मारी गई, जिससे 5 हैरान रह गए। कुछ समय बाद उनमें से एक ने जल्दी से झुककर कहा, हमारी जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद, सीनियर राघव। हालांकि राघव ने रैंक 5 सेलेस्टियल्स तक नहीं पहुंच पाया था। चारों क्षेत्रों के लोग इस चमत्कारी व्यक्ति को जानते थे। कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम जानते थे कि तुम्हारी जान जाएगी तो तुम अपनी जेड प्लेट क्यों नहीं तोड़ते? फिर कोई तुम्हें बचाने आता। अपनी जान क्यों गवाते? राघव ने जिज्ञासु होकर उस महिला से पूछा। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी दिखी। उसने सिर हिलाया और कहा, मेरे ऊपर एक ब्लड डेट है जिसे चुकाना है, लेकिन मैं अपने अपोनेंट्स को मारने में असमर्थ थी। अगर मैं सेंट्रल प्लेन्स में विकसित नहीं हो सकती तो मैं बदला नहीं ले पाऊंगी और फिर मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारी जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद, सीनियर राघव। तो ये महिला अपनी कहानी के साथ है, लेकिन फिर भी हर किसी की अपनी कहानी होती है, राघव ने सोचा। उसने सिर हिलाया और कहा, आप 5 में पर्याप्त बैटल एक्सपीरियंस नहीं है और आप रूथलेस नहीं हैं। आप अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को शामिल करें।
लोगों के पास लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन जब तक आप जीवित हैं तब तक उम्मीद है, भले ही वो उम्मीद बहुत कम हो। वो उम्मीद मरने पर खत्म हो जाएगी। अपनी जान गंवाना जिम्मेदारी से भागना है। मृत्यु आसान है, लेकिन जीना कठिन है। हालांकि केवल इसलिए कि कुछ कठिन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये असंभव है। उस महिला की आंखें चमकी और उसने कहा, धन्यवाद, मुझे समझ में आया।